आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं नीलू। तो आप खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की वजह से पहली मौत हुई है। देहरादून का रहने वाला 36 साल के एक युवक की मौत हुई है। ऋषिकेश एम्स में रविवार को इसकी मौत हुई। वहीं अभी भी एम्स ऋषिकेश में ब्लैक फंगस के 16 और मरीज एडमिट है, जिनका इलाज यहां पर किया जा रहा है। लेकिन पहली मौत ब्लैक फंगस से बताई जा रही है उत्तराखंड में, जो कि एम्स ऋषिकेश में इसे एडमिट कराया गया था। इस युवक को 36 साल उम्र है, देहरादून का रहने वाला ये बताया जा रहा है और अब इसकी मौत हुई है। इसके अलावा भी अभी भी ऋषिकेश एम्स में 16 मरीज ब्लैक फंगस के भर्ती हैं। हो रही मौतों के बीच अब ब्लैक फंगस से मौत का पहला मामला सामने आया है। एम्स ऋषिकेश में 36 साल के एक युवक की मौत हुई है, जो देहरादून का रहने वाला था। इसके अलावा एम्स में अभी भी 16 मरीज एडमिट हैं, जिनमें 11 उत्तर प्रदेश के और 5 उत्तराखंड के हैं। एम्स प्रशासन ने इसकी पुष्टि की है और अब चिंता की बात यह है कि एक तरफ कोरोना से मौतों का आंकड़ा नहीं थम रहा और अब ब्लैक फंगस उत्तराखंड में सामने आया और एक शख्स की जान भी ले चुका है। कई राज्यों में ब्लैक फंगस से मौतें हो रही हैं। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस की इस चुनौती से किस तरीके से निपटा जाए। कैमरा पर्सन भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। वहीं कल अल्मोड़ा के बेस अस्पताल में कोरोना के एक मरीज में ब्लैक फंगस जैसे लक्षण मिले, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने मरीज को लेकर हल्द्वानी के हार्ट सेंटर रेफर किया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज में 90% लक्षण ब्लैक फंगस के हैं। मतलब साइनस में इन्फेक्शन था और साथ ही साथ ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी थी। तो ये जो लक्षण हैं ये म्यूकर फंगल इन्फेक्शन की तरफ ज़्यादा हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि म्यूकर माइकोसिस की वजह से ही है, लेकिन पेशेंट की जो विजन है या जो उसकी दृष्टि है वो भी बाधित हो रही है। तो ये ब्लैक फंगस की तरफ ज़्यादा इशारा करता है। मतलब 90% चांस है कि ब्लैक फंगस ही है। और उत्तराखंड में रविवार को कोरोना के 4,496 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 188 गंभीर मरीजों की मौत हुई है। अकेले रुड़की की बात की जाए तो 2 अस्पतालों में 42 मौतें हुई हैं। प्रदेश में केस कम हुए हैं, लेकिन जान जाने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वहीं देहरादून में 1,248, टिहरी में 498, उधम सिंह नगर में 393 नए केस सामने आए। तो हरिद्वार में 572, उत्तरकाशी में 351, बागेश्वर में 153 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में एक्टिव केसों का आंकड़ा देखें तो 78,800 के पार हो गया है। और उत्तराखंड में 18 मई से एक हफ्ते का और कोविड कर्फ्यू लगाने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संकेत दिए कि इसे 25 मई तक बढ़ाया जा सकता है। रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि हम कोविड कर्फ्यू को हफ्ते भर के लिए बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। वहीं ब्लैक फंगस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा एक मामला संज्ञान में आया है, लेकिन उसके लिए हम लोग मामले की तह तक जा रहे हैं। कोविड कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू मैं कहूँगा, तो इसको हम लोग फिर आगे हो सकता है कि 7 दिन तक के लिए और आगे बढ़ाएंगे। और उत्तराखंड में पिछले 45 दिन में 9 साल तक के करीब 3,000 बच्चे भी कोरोना की जद में आ चुके हैं। अभी तक सेकेंड वेव को यंगस्टर्स के लिए खतरनाक माना जा रहा है, लेकिन अब बच्चे भी इसके निशाने पर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना की सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा 30 से 39 साल तक के लोग संक्रमित हो रहे हैं। महज 1.5 महीने में ही ये इस एज ग्रुप के 43,000 पेशेंट्स आ चुके हैं। लेकिन चिंता अब छोटे बच्चों को लेकर भी बढ़ने लगी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में 9 साल तक के 2,131 बच्चे संक्रमित हुए थे, लेकिन इस साल सिर्फ 45 दिन में ही 2,938 बच्चे पॉजिटिव हो चुके हैं। पिछले 10 दिन में ये रफ्तार और तेज हुई है और इसने डॉक्टर्स की भी चिंता बढ़ा दी है। यंगेस्ट एज ग्रुप जो 12 से लेके 18 तक का जो ग्रुप है, उसको ज़्यादा अफेक्ट होने वाली ऐसा वेरिएंट लग रहा है जो डिटेक्ट हुआ है। तो इसलिए थर्ड वेव में ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होगा और उसके लिए सबको अलर्ट कर दिया गया है और उसी हिसाब से हॉस्पिटल में तैयारी की जा रही है। जो बच्चे भर्ती हुए हैं वो एक बच्चों में इसका जो कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव है, जिसको हम मल्टी इन्फ्लेमेटरी
मल्टी सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी कहते हैं, उसका असर बहुत ज़्यादा बच्चों में नहीं देखा गया। बच्चों के संक्रमित होने के पीछे परिजनों का होम आइसोलेशन में होना भी बड़ी वजह माना जा रहा है। अच्छी बात यह है कि बच्चों में वायरस की घातकता फिलहाल कम दिखाई दे रही है, लेकिन चुनौतियां बरकरार हैं, तैयारियां भी जारी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। वहीं रविवार को सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि थर्ड वेव को लेकर हम अलर्ट पर हैं, अभी से हम अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। सीएम का कहना है कि अधिकारियों को हॉस्पिटल के आसपास होटल और संस्थानों को चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स को भी रखा जा सके। देखिए, थर्ड वेव के लिए हमने अभी से तैयारियां कर ली हैं और उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हम लोगों ने ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और सभी पीपी किट से लेकर के और इवन हॉस्पिटल के आसपास जो होटल्स हैं और संस्थान होंगे उनको भी हमने टीएम और सीएमओ को कह दिया कि उनको आप तत्काल अभी से ही बुकिंग कर लें, और जिससे कि तत्काल कोई ऐसी बात आती है तो बच्चों को वहाँ एडमिट किया जाए। और अल्मोड़ा के गांव में कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं और इसकी वजह है लोगों में कोरोना को लेकर डर और अफवाह। अल्मोड़ा के ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिन भी गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर जांच कर रही है, वहीं कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। दहशत और अफवाहों के बीच ग्रामीण जांच से कतरा रहे हैं, जिससे संक्रमण तेजी से फैल रहा है। गांव में ये हो रहा है कि जैसे सर्दी जुकाम या बुखार हो रहा है तो पहले वो खुद ही अपना इलाज कर रहे हैं इधर उधर से पूछ के। उनको ये लग रहा है कि अगर मैं जांच कराने आऊँगा, पॉजिटिव निकल जाऊँगा, फिर क्या होगा मेरा, इसलिए वो वहीं से देर कर दे रहे हैं, तब ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं और तब तक और लोगों में वो स्प्रेड कर रहे हैं उसको। ग्राम प्रधान भी अब लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो कोरोना जांच से घबराए नहीं। साथ ही उन्होंने सरकार से गाँव में कैंप लगाने की भी मांग की। मैं सभी गाँव वासियों से भी अनुरोध करता हूं कि अगर किसी को भी बुखार के, सर्दी जुकाम, खांसी के लक्षण दिखते हैं तो तुरंत अपनी जांच कराइए। और प्रशासन से भी अनुरोध करता हूं कि गांव में कैंप लगाकर अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग करवाई जाए। कोरोना को लेकर अगर ग्रामीण जागरूक नहीं हुए तो आने वाले दिनों में इसका प्रकोप खतरनाक हो सकता है। क्या स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर पाएगा? अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोरोना टेस्ट से बचने के लिए लोग अब लाल ढांग, चिल्लर, खाल मार्ग का सहारा ले रहे हैं। सरकार की ओर से दूसरे राज्यों से आने वाले सभी लोगों को बिना कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के प्रवेश नहीं दिए जाने की गाइडलाइंस जारी की गई है। कोरोना जांच ना करानी पड़े, इसके लिए लोग अब इससे बचने के लिए लाल ढांग मार्ग से कोट द्वार में प्रवेश कर रहे हैं। पुलिस की ओर से यहां पर चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में लोग बिना किसी रोक टोक के आसानी से उत्तराखंड में एंट्री कर रहे हैं। लालडांग चिल्लरखाल मार्ग को ऑपरेशनल किए जाने के लिए और ऑपरेशनल किए जाने के साथ ही वहाँ पे कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए जो चेक पोस्ट या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल जो डेवलपमेंट किया जाना है, उसके लिए भी हमने यहाँ पे अपना संस्तुति दी है। और चिलचिलाते गर्मी में तो पहाड़ मैदान के लोगों से गुलजार रहता है, लेकिन ये पहला मौका होगा जब लोग पहाड़ की तरफ रुख या फिर मौज मस्ती के बजाय अपनी जिंदगी बचाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं। 3 दशकों से लखनऊ में रहने वाले गणेश जोशी का रिश्ता भले ही पहाड़ से हो, लेकिन इस बार वो अपनी माटी में इसलिए लौटे हैं कि कोरोना से बच सकें। जोशी बीते 1 महीने से पिथौरागढ़ के एक होटल में रुके हैं। जोशी का कहना है कि लखनऊ सहित बड़े महानगरों में कोरोना यमराज बन गया है। ऐसे में शुक्र है कि पहाड़ अभी भी इस आतंक से बचे हैं। जोशी की तरह ही कई लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए पहाड़ का रुख कर रहे हैं। लखनऊ सहित जितने भी महानगर हैं, जो ये कोरोना का जो ये प्रलय यहाँ चल रहा है, उसको देखते हुए मैं विगत 1 माह से यहाँ पिथौरागढ़ में हूँ। मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और नोएडा जैसे बड़े महानगरों से सैकड़ों लोग इन दिनों पहाड़ में आशियाना तलाश रहे हैं और होटल मालिकों से संपर्क के साथ ही साथ किराए पर घर की भी तलाश कर रहे हैं। आलम तो ये हो गया है कि मुनस्यारी जैसे दुर्गम इलाकों में भी होटल कारोबारियों को बुकिंग मिल रही है और ये बुकिंग 1-2 दिन या हफ्ते भर के लिए नहीं बल्कि महीनों की मिल रही है।
किराए पे रहने के लिए आना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पे वाईफाई, इंटरनेट, जनरेटर वगैरह इस तरीके की सुविधा अगर किसी के पास है तो वो अपना वर्क फ्रॉम होम के हिसाब से यहीं से अपना कार्य भी संचालित करना चाहते हैं। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 6 महीने तक की उनकी डिमांड है कि उनको परिवार सहित यहाँ पे वो रहना चाह रहे हैं। कुछ लोग पहाड़ की तरफ रुख रख रहे हैं क्योंकि वो मान रहे हैं कि ये सेफ जगह है, और जैसे काफ़ी फ़ोन के माध्यम से या जो लोग आ रहे हैं तो उनकी बुकिंग है कि वो 10 से 15 दिन कम से कम यहाँ रहें, 1 महीना यहाँ रहें, सुरक्षित रहें। और सुविधाओं के मामले में वो मांग रहे हैं कि सब जगह इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए होटल में, तो वो लोग रुक। जो लोग पहाड़ में आशियाना तलाश रहे हैं उनकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि इंटरनेट होना चाहिए, जिससे वो ऑफिस के काम के साथ बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन करवा सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चंपावत में बढ़ते कोरोना के बीच लोहाघाट नगर पंचायत भी अब अलर्ट मोड पर आ गया है। नगर पंचायत क्षेत्र के साथ उससे लगे गांव भी कोरोना संक्रमण की जद में है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को कम करने के मकसद से नगर के बाजार, वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है ताकि बाजार आने वाले ग्राहक और ग्रामीणों को कोरोना का संक्रमण ना हो पाए। पिछले साल के मुकाबले इस साल शादियों के सीजन में इस बिजनेस से जुड़े लोगों को थोड़ी राहत की उम्मीद थी, लेकिन ये साल तो और भी चौपट रहा। अब आलम यह है कि घोड़ी बग्गी वाले अपने बिजनेस से हाथ पीछे खींच रहे हैं। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोगों की जान पर बन आई है तो वहीं व्यापार पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कभी शानो शौकत से होने वाली शादियां अब फीकी पड़ चुकी हैं। शादियों से जुड़े व्यवसाय भी ठप हो चुके हैं। बैंड वाले हों या घोड़ा बग्गी वाले, लाइट वाले हों, सभी परेशान हैं। इनसे जुड़े सभी छोटे कर्मचारी अब आर्थिक तंगी का शिकार हैं। दूल्हे के लिए किराए पर जाने वाली घोड़ी का रखरखाव भी मुश्किल हो गया है। शादियों से घोड़ी और बैंड और जो शादी से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो टेंट वाले हैं, बैंड वाले हैं, बग्गी वाले हैं, घोड़ी वाले हैं, यहाँ तक कि जो लोग लाइट्स उठाते हैं बच्चे, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है इस लॉकडाउन में, क्योंकि इसमें जितनी भी शादियाँ हुई हैं सब कैंसिल हो चुकी हैं और जो हो रही हैं वो लोग भी कैंसिल कर रहे हैं। क्या है, कमाई कुछ नहीं है, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो हो गया। और बाकी स्टाफ है हमारा, कम से कम 15 आदमी का स्टाफ हो रहा है। ठीक है, तो मैडम इसी व्यवस्था में है कि जानवरों पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, चाहे वो प्राइवेट संस्था हो या कोई भी हो। जैसा आदमी को हेल्प कर रहे अच्छी बात है, और थोड़ा सा जानवरों पर भी ध्यान दिया जाए। घोड़ा गाड़ी और बग्गी के व्यापार से जुड़े लोगों का कहना है कि कोरोना कर्फ्यू की वजह से शादियां कैंसिल हो रही हैं, जिससे उनका कारोबार ठप हो रहा है। मैम, शादियों का सीजन तो मैम 1 साल से ठप ही है। पिछले साल से जब से कोरोना हुआ, जब से हल्का ही है, और कुछ अब ये साया था तो उससे पहले लॉकडाउन लग गया, काम तो बिल्कुल खत्म समझो। कोरोना की पहली लहर की मार से लोग अभी उभर भी नहीं पाए थे कि दूसरी लहर ने लोगों को काफी परेशान कर दिया। ऐसे में छोटे व्यापारी और गरीब मजदूरों की मुसीबतें ज्यादा बढ़ गई हैं। एक तो पहले से ही शादियों के मुहूर्त कम थे, ऊपर से फिर कोविड की मार, और फिर शादियों में 20 लोगों की अनिवार्यता के बाद ज्यादातर लोग शादी कैंसिल करवा रहे हैं और इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग भी बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। सबके सामने बस एक ही बात कि जल्द से जल्द कोविड कर्फ्यू खत्म हो और जिंदगी पटरी पर लौटे। कैमरे पर संध्या शर्मा के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18 देहरादून। और खबर ऋषिकेश से है, जहां पर सीएम तीरथ सिंह रावत आज शुभारंभ करने वाले हैं। आज टेली मेडिसिन का सीएम शुभारंभ करने वाले हैं। गरुड़ टेली मेडिसिन सेवा का सीएम शुभारंभ करेंगे। करीब दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री तीरथ इसका शुभारंभ करने वाले हैं। ऋषिकेश एम्स में ये सेवा शुरू होगी। जनता के लिए ये सेवा जो है वो बेहद अहम मानी जा रही है। और रुकेंगे आप हो रही है, इसको अब बाजार में बेचा जाएगा और इसी को लेकर राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर पहुंचे हैं। आप डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री को भी देख सकते हैं। 7 दिन में मरीज ठीक होने का दावा किया गया है। क्लिनिकल ट्रायल में ये सक्सेस पाया गया, जिसके बाद आज इसे लॉन्च किया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। तो कोरोना की दवा 2DG की आज लॉन्चिंग हो रही है। डीआरडीओ ने ये एंटी कोविड दवा बनाई है और कहा यह जा रहा है कि 7 दिनों में कोरोना के मरीजों को ये ठीक करेगी और काफ़ी कारगर साबित होगी। जिस हिसाब से कोविड इस वक्त बहुत ज़्यादा
संख्या में देखने को मिल रही है। लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि अगर ये आप दवा लेंगे तो 7 दिन में कोविड के मरीज ठीक हो सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के बाद इसे मंजूरी मिली और कोरोना की ये देसी दवा है और ये भारत में ही इसे बनाया गया है। चिकित्सीय ऑक्सीजन पर निर्भरता इससे घटेगी और बहुत सारी चीजें जो दबाव एक तरह से हॉस्पिटल पर बढ़ गया है उसमें भी काफी राहत मिलने वाली है। तो ये दवा कोरोना वायरस से लड़ने में काफी अहम मानी जा रही है। 2DG दवा से मरीज जल्द ठीक होंगे, इस तरह का दावा किया गया क्लिनिकल ट्रायल में। और बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन पर जो मरीज चले जाते थे, जो वेंटिलेटर पर चले जाते थे, उनके लिए ये दवा वरदान साबित होगी। श्री राजनाथ सिंह जी, भारत के रक्षा मंत्री, मंच पर विराजमान DRDO के चेयरमैन श्री सतीश रेड्डी जी, भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण जी, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया, यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी अत्यंत वरिष्ठ DRDO के, स्वास्थ्य मंत्रालय के, भारत सरकार के अनेक विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और डॉक्टर रेड्डीज लैब के चेयरमैन, हमारी दूसरी साइंस लेबोरेटरीज के जो डायरेक्टर्स वर्चुअली जुड़े हैं वो सब लोग, और मीडिया के मित्रों, मई के महीने में शायद आज का दिन हम सबके लिए सबसे ज़्यादा सुखद अनुभूति का दिन है, क्योंकि कोविड की जंग तो 1 साल से ज़्यादा समय से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन इस 1 साल से ज़्यादा लंबी जंग में जहां भारत की तरफ से वैज्ञानिकों के माध्यम से वैक्सीन को डेवलप भी किया गया, वैक्सीन को देश के लिए उपलब्ध भी कराया गया, लेकिन शायद भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा DRDO के सहयोग से, हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में, ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे, उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे, लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरी लगभग 3,79,000 के करीब हुई है। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है, और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इन मास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस 1 साल में जो फेज़ 1 से शुरू होकर और फेज़ 2, 3 तक ट्रायल्स हुए,
इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। 1 साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए, और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जितनी उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहां जाकर वायरस अपना प्रकोप तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहां पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहां पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे संसार एक भूमिका है। इस अवसर पर मैं DRDO को इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जब कोविड के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई पिछले वर्ष, तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार जो है होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ उसने लड़ना शुरू किया, और उस समय से लेकर आज तक DRDO ने उसमें अग्रणी भूमिका निभाई दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर। जब हमारे को अस्पतालों के बेड्स की कमी महसूस हुई, हमें ऑक्सीजन बेड्स की कमी महसूस हुई, ICU बेड्स की कमी महसूस हुई, तो खाली दिल्ली में ही नहीं अपितु सारे देश के अंदर, लखनऊ में, वाराणसी में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, हल्द्वानी में, ऋषिकेश में, जम्मू में, कश्मीर में, जगह जगह सारे देश के अंदर जो है कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल। तो 2DG दवा की लॉन्चिंग हो गई है। राजनाथ सिंह ने इसे लॉन्च किया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे, और कोविड से लड़ाई में ये बेहद अहम माना जा रहा है। यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।